हाय, वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपकी होनी चाहिए ज़बरदस्त पकड़, तभी आप कह सकते हैं कि आपको जीएसटी में एक्सपर्ट नॉलेज है। तो क्या मतलब होता है इनपुट टैक्स का? इनपुट टैक्स का मतलब होता है जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हैं, यानी कि कोई भी सप्लाई रिसीव करते हैं और उस पर जो आप टैक्स पे करते हैं उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। आसान सरल भाषा में कहें तो परचेज पे करने वाला टैक्स इनपुट टैक्स कहलाता है और इसी टैक्स का आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, मान लेते हैं आपने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने पे दो तरीके के टैक्स हम पे करते हैं, एक होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी और दूसरा होता है आईजीएसटी। ये दोनों ही हमारे इनपुट टैक्स हैं, ये तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन इनमें से क्रेडिट किसका मिलेगा? क्या हमें दोनों का क्रेडिट मिलेगा? तो आंसर इज नो। हमें क्रेडिट मिलेगा सिर्फ आईजीएसटी का, बेसिक कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जीएसटी के अंदर जो भी हमने जीएसटी पे किया है, चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, परचेज के टाइम पे यानी कि सप्लाई रिसीव करते वक्त, उसी का हम क्रेडिट ले सकते हैं। और क्रेडिट किस सेक्शन में लेंगे उसके लिए हमें सीखना है सेक्शन 16। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 जो ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, तो आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन होंगे। लेकिन इस रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में जो कंपोजिशन पर्सन है उसको नहीं रखा गया, क्योंकि उसके लिए सेक्शन 16 एप्लीकेबल नहीं होता है, सेक्शन 10 एप्लीकेबल होता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और जो भी आपने सप्लाई रिसीव करी है, जो भी गुड्स या सर्विसेज, वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। आप एक बात बताइए, मान लेते हैं कि आपने एक मशीन को परचेज किया। मशीन को कब परचेज किया? मशीन को परचेज किया 1 जुलाई 2020 को, और इसे आपने यूज़ किया। जो फर्स्ट यूज़ किया वो आपने किया या आप करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2020 को। आप प्लान कर रहे हैं कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट यूज़ इसका 1 अक्टूबर होगा। 1 जुलाई को परचेज किया, तब से ये मशीन एज इट इज़ रखी है। तो हम आईटीसी कब क्लेम करेंगे? क्या हम जुलाई में क्लेम करेंगे या हम अक्टूबर में क्लेम करेंगे? तो आंसर इज कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में क्लियरली लिखा गया है कि व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, जब उसे इस्तेमाल किया गया या उसे इस्तेमाल करने का इरादा था। तो इस्तेमाल कब कर गया? तो इस्तेमाल तो हम मतलब जो भी करेंगे वो 1 अक्टूबर को करेंगे, तो ये तो क्लियर है। अब इंटेंशन कैसे पता चलेगी? देखिए, इंटेंशन पता चलेगी आपकी ट्रांजैक्शन से। फॉर एग्जांपल कि आप जो भी इनवॉइस इशू कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे आप इनवॉइस ले रहे हैं, डिलीवरी गुड्स की आपके बिजनेस एड्रेस पे हो रही है, आप जो पेमेंट कर रहे हैं बैंक के करंट अकाउंट से पे कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सफिशिएंट है ये प्रूफ करने के लिए कि आपकी इंटेंशन थी इसको इस्तेमाल करने की बिजनेस पर्पस के लिए। अगर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 की हम वर्डिंग देखें तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि उसके लिए सेक्शन 10 एप्लीकेबल होता है, रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, या तो इस्तेमाल किया गया या इस्तेमाल करने का इरादा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के दौरान या बिजनेस के लिए। बिजनेस पर्पस बहुत ज़रूरी है। और बिजनेस क्या होता है? बिजनेस आम भाषा में जो बिजनेस हम समझते हैं उससे बहुत ब्रॉडर मीनिंग है, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 17 के अंदर कवर है। हम ऑलरेडी उसका मीनिंग समझ चुके हैं अपने क्लास नंबर 2 के अंदर, और उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कौन सी क्लास है? ये है क्लास नंबर 13, जिसमें हम आईटीसी सीख रहे हैं। और कमाल की बात आपको ये बताऊं कि इस सीरीज़ के सभी वीडियो लेक्चर फ्री में अवेलेबल होते हैं और हम जीएसटी के हर एक टॉपिक को बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में कवर करेंगे। तो आप जीएसटी को सीखना है तो इस सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा इस कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ है, तो ये जितना भी वीडियो होगा ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये फ्री क्लासेस हैं। लेकिन 6 मंथ के दौरान हर संडे के दिन लाइव क्लास होगी, हर संडे को लाइव क्लास होगी, जिसमें आप जीएसटी से रिलेटेड अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जीएसटी में जो भी चेंजेस आए हैं उसको समझते हैं और रिवीजन करते हैं। हर 6 महीने के लिए हर संडे के दिन, और 6 महीने के बाद
ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो कि आप अपने घर से दे सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसे पास करने पर आपको मिलेगा एक पासिंग सर्टिफिकेट, जिसे आप कह सकते हैं कि आपको जीएसटी के अंदर एडवांस नॉलेज है। और इसके लिए जो आपको फ़ी पे करनी है वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम 499 रुपये की फ़ी पे करनी है। अगर आप 499 की फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो आज ही रजिस्टर करिए। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 6 महीने तक हर संडे के दिन लाइव क्लास और उसके बाद एग्जाम में अपियर होके पासिंग सर्टिफिकेट आप पा सकते हैं। फॉर्म को फिल करने से पहले उसको पढ़ लीजिएगा। इस कोर्स और पेमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 तो हमने समझ लिया, ये तो बहुत सिंपल था। अब आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जो कि ये बताता है कि आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ये चारों कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो क्या है ये कंडीशन? फर्स्ट जो कंडीशन है कि आपके पास पोजीशन होना चाहिए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट का, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। ये प्रूफ तो हो कि आपने जो सामान परचेज किया है उस पर आपने टैक्स पे कर दिया है। ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए बनाया गया है रूल 36। रूल 36 में ये कहा गया, अगर नॉर्मल सप्लाई है तो जो भी इनवॉइस सप्लायर इशू करेगा, इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर की तरफ से जो भी इनवॉइस इशू किया गया है वो आपके पास होना चाहिए। अगर रिवर्स चार्ज का केस है, और कौन सा रिवर्स चार्ज? 2 रिवर्स चार्ज है, एक 9 सबसेक्शन 3 और दूसरा 9 सबसेक्शन 4, जहां पर सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड होता है। तो उस केस में इनवॉइस आप खुद इशू करेंगे। इनवॉइस इश्यूड बाय सेल्फ, आप खुद इनवॉइस इशू करेंगे। अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया था और उसके ऊपर आपने उस इनवॉइस में किसी भी तरीके की एडिशन करी गई है, तो वो एडिशन हम डेबिट नोट के जरिए दिखाते हैं। तो या आपके पास डेबिट नोट होना चाहिए। अगर आपने इंपोर्ट किया है सामान, तो उस टाइम पे कौन इनवॉइस इशू करेगा? क्योंकि इंपोर्ट जब आप करते हैं तो जिससे भी आप सामान खरीद रहे हैं, सप्लायर तो आउटसाइड इंडिया है। तो ऐसे में जब इंपोर्ट आप करते हैं और उसको आप अपना सामान जब आप लेने जाते हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट में आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, जिसे BOE कहते हैं, जिसके अंदर आप गुड्स की डिटेल्स लिखते हैं और इसी बिल ऑफ एंट्री को फाइल करते वक्त आप GST पे करते हैं। अगर आपके पास बिल ऑफ एंट्री है, इसका मतलब आपने GST पे कर दिया है। और फिफ्थ, अगर इनवॉइस में किसी तरीके का चेंज किया गया, यानी कि डेट या फिर लेट से इनवॉइस नंबर या कोई भी डिटेल अगर चेंज करी गई है, तो ऐसे में रिवाइज्ड इनवॉइस इशू किया जाता है। अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो जो डॉक्यूमेंट इशू करता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को शॉर्ट में समझ लेते हैं जिससे आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक हेड ऑफिस है। ये हेड ऑफिस दिल्ली में रजिस्टर्ड है GST में, और इसके मान लेते हैं 3 ब्रांच है, B1, B2 और B3। अब होता क्या है, जितनी भी परचेज है, जितनी भी परचेज है वो हेड ऑफिस करता है, और इस पर जो भी ITC है वो हेड ऑफिस क्लेम करेगा। लेकिन जो सप्लाई है वो हर ब्रांच अपने हिसाब से करती है। जितने भी सप्लाई होगी हर ब्रांच करेगी। तो ऐसे में ब्रांच GST पे करेगी, लेकिन जो भी गुड्स रिसीव हो रहे हैं वो तो हेड ऑफिस रिसीव कर रहा है, और हेड ऑफिस तो कुछ सप्लाई कर नहीं रहा। तो इस ITC का इस्तेमाल कैसे होगा? तो इस हेड ऑफिस को हम कहते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और ये हेड ऑफिस एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसके जरिए ये जो भी ITC होगा ये हर ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन द बेसिस कि उसने कितना सप्लाई किया है। उस प्रोपोर्शन में जितने भी ब्रांचेस होगी सब में डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नॉर्मल केस में बात करें, आसान भाषा में बोलें तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो आपको सेटिस्फाई करनी है वो ये है कि रिसीट ऑफ गुड्स। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, प्रैक्टिकली भी लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई सामान परचेज किया और सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया 30 मई को, मान लेते हैं, और इनवॉइस जो सप्लायर है लेट्स से वो दिल्ली में है और सामान डिलीवर हुआ मुंबई में।
और मुंबई सामान कब पहुंचा? 2 जून को मुंबई में सामान पहुंचा, तो यानी कि 2 जून को ही डिलीवरी कंप्लीट हो गई, यानी कि रिसिपिएंट ने गुड्स रिसीव कर लिए। अब इनवॉइस तो 30 मई को हुआ था, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से हम देखें तो सप्लायर जो टैक्स पे करेगा वो मई में पे करेगा, मई की जब रिटर्न फाइल करेगा। तो सप्लायर के लिए जो लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की वो मई में अराइज होगी टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से। लेकिन जो मुंबई वाला पर्सन है जो गुड्स रिसीव कर रहा है, अक्सर प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि वो आईटीसी भी मई में ही रिसीव कर लेता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उसे आईटीसी कब रिसीव करना है? जब गुड्स रिसीव हुए। गुड्स कब रिसीव हुए? जून में। तो जून मंथ की जब वो रिटर्न फाइल करेगा तब वो आईटीसी क्लेम करेगा। अक्सर लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब असेसमेंट होगा तब यहाँ पर बहुत मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि जो जीएसटी ऑफिसर है वो ये कहेगा कि भाई आपने 1 महीना पहले आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो आपको 1 महीने के लिए 24% इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से उस आईटीसी के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। तो बहुत सारी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, इसको समझना ज़रूरी है। और तीसरी कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है, हम उस पर आते हैं। तो थर्ड कंडीशन ये है कि टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। जो भी सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है। अरे कैसे पता चलेगा उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया नहीं कर दिया है? तो सप्लायर जब अपनी 3B फाइल करेगा और उसके बाद अपनी जब GSTR 1 फाइल करेगा तो उसमें आपका इनवॉइस मेंशन करेगा, और उसको आप जो बायर होंगे, जो रिसिपिएंट है, वो चेक कर सकते हैं GSTR 2A में कि सप्लायर ने उसे मेंशन किया है या नहीं किया है। और फोर्थ कंडीशन ये है कि जो भी आपने आईटीसी क्लेम करना है उसके लिए आपको एक रिटर्न फाइल करनी है। तो रिटर्न आप कैसे फाइल करेंगे? GSTR 3B के अंदर टेबल नंबर 4 है जिसके अंदर आप आईटीसी क्लेम करते हैं। अब जब हम GSTR 3B के अंदर आएंगे, इसमें बहुत सारे कॉलम्स है, किस कॉलम में हमें कौन सा आईटीसी क्लेम करना है इसको समझेंगे जब GSTR 3B को हम कवर करेंगे। तो फिलहाल आपको GSTR 3B फाइल करनी है, सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि गुड्स रिसीव होने चाहिए, और आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये चारों कंडीशंस जब एक साथ सेटिस्फाई होंगी तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सप्लायर ने गुड्स रिसिपिएंट ने गुड्स रिसीव किए कि नहीं करें? अगर बिल टू शिप ट्रांजैक्शन है, अगर बिल टू शिप ट्रांजैक्शन है कि भाई शिप जो गुड्स डिलीवर किए गए हैं वो तो थर्ड पार्टी को डिलीवर करे गए हैं, लेकिन एज्यूम कर लिया जाएगा अगर इस थर्ड पार्टी को डिलीवर हो गए हैं तो ये मान लिया जाएगा जिसको बिलिंग करी गई थी, यानी कि जो एक्चुअल में रिसिपिएंट था, उसको डिलीवर हो गए हैं गुड्स। उसी तरीके से अगर सर्विसेज का केस है कि मान लेते हैं ए, बी और सी, ए सप्लायर है, बी बायर है और सी बी का क्लाइंट है। अब ए बी कांटेक्ट करता है ए को और ए को कहता है कि आप डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करो सी को। अगर ए ने सर्विस सी को प्रोवाइड कर दी है तो ये मान लिया जाएगा ये सर्विस बी को भी मिल गई है। ये है 4 कंडीशंस जो हमें ज़रूर सेटिस्फाई करनी है। अब इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 16(3) पे। अच्छा, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और बता दूं, इसमें एक फर्स्ट प्रोवाइजो है। जो फर्स्ट प्रोवाइजो है सेक्शन 16 का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद है सेकंड प्रोवाइजो, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, यानी कि गुड्स इंस्टॉलमेंट में डिलीवर किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई आपको 100 यूनिट्स सप्लाई करनी है, तो सप्लायर ने क्या करा कि मान लेते हैं 1 जून को 20 यूनिट सप्लाई करें, फिर 1 जुलाई को 40 यूनिट्स, 1 अगस्त को बाकी के 40 यूनिट्स, और जो पेमेंट करी गई, पेमेंट जो 20 यूनिट्स की थी वो इसी दिन पे कर दिया गया, ये भी इसी दिन पे कर दिया गया, ये भी 1 अगस्त को पे कर दिया गया। जो हमने सीखा टाइम ऑफ सप्लाई में, सप्लायर की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी जिस दिन उसको पेमेंट मिली, यानी कि 1 जून को ही उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको अपना 20 यूनिट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, या जितने भी उसको पेमेंट रिसीव हुई है। जिस दिन 40 यूनिट रिसीव हुआ, जिस दिन 1 अगस्त उसने डिलीवर किया और उसकी पेमेंट रिसीव हुई, उस दिन उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा।
अब मान लेते हैं इस 20 यूनिट के ऊपर जो सप्लायर ने टैक्स पे किया जून मंथ के रिटर्न में पे किया, तो क्या इसका आईटीसी जो रिसिपिएंट होगा वो जून में क्लेम कर सकता है? तो आंसर इज नो। वो कब क्लेम करेगा? जब उसको आखिरी इंस्टॉलमेंट डिलीवर हो जाएगा, आखिरी इंस्टॉलमेंट उसको रिसीव हो जाएगा। आखिरी इंस्टॉलमेंट कब रिसीव हुआ? अगस्त में रिसीव हुआ, तो अगस्त में ही वो 100 यूनिट्स का आईटीसी क्लेम कर सकता है, उससे पहले क्लेम नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो, इसको भी लोग प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। अब सेकंड प्रोवाइजो जो बात करता है, अगर रिसिपिएंट ने आईटीसी क्लेम कर लिया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 180 डेज के अंदर, 180 दिन के अंदर उसे सप्लायर को पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर 180 दिन के अंदर उसने पेमेंट नहीं करी है तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी फिर से अराइज हो जाएगी। जो भी उसने आईटीसी क्लेम किया था वो आईटीसी ऑटोमेटिकली उसको रिवर्स करना पड़ेगा और उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि 1 जुलाई को इनवॉइस इशू किया गया, इस दिन सप्लाई हुई, तो जुलाई मंथ के रिटर्न में ही आईटीसी क्लेम कर लिया। अब 180 दिन के अंदर उसे पेमेंट करनी। 180 दिन कब से शुरू होंगे? तो जब से इनवॉइस इशू किया गया है। तो सवाल ये उठता है क्या हम 1 जुलाई को इंक्लूड करेंगे या हम 2 जुलाई से 180 दिन काउंट करेंगे? तो हम 1 जुलाई को इंक्लूड करेंगे, 1 जुलाई से ही हम 180 दिन शुरू करेंगे। और एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, 180 दिन को 6 महीने मत समझना। 180 दिन का मतलब आपको डे वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे हिसाब से कैलकुलेट करें तो जुलाई में होते हैं 31 डेज, उसके बाद अगस्त में भी 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, और उसके बाद अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज। तो ये कितने हो गए? 31 + 31 + 30 + 31 + 30, 153 डेज हो गए। अब इसके बाद हमें कितने डेज चाहिए? 180 डेज, यानी कि 27 दिन और चाहिए। तो ये था जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, अब आ गया दिसंबर। तो दिसंबर की 27 तारीख तक, इस डेट तक हमें पेमेंट करनी है सप्लायर को। अगर हमने 27 दिसंबर तक सब पेमेंट नहीं करी है, देखिए हो सकता है सप्लायर पेमेंट ना मांगे, सप्लायर ने आपको 1 साल का टाइम दे रखा है, लेकिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 27 दिसंबर तक, तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे उसमें आपको ये पेमेंट की डिटेल्स भी दिखानी होंगी, रिकॉर्ड करनी होगी। या तो आपने बैंक अकाउंट से पे कराओ, बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपके पास होनी चाहिए, बैंक एंट्री होनी चाहिए। अगर आपने कैश पे किया, इंस्टॉलमेंट में पे किया है, तो वो भी आपके पास पेमेंट वाउचर के तौर पे आपको दिखाना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। तो 180 दिन की लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 180 दिन के अंदर पेमेंट की एंट्री हमें दिखानी ही पड़ेगी। और मान लेते हैं हमने पूरा पेमेंट नहीं किया, थोड़ा पेमेंट किया है, लेट से 1 लाख का बिल था और अभी तक हमने सिर्फ 50,000 पे किया है 180 दिन के अंदर, तो 50,000 तक जो इनपुट टैक्स क्रेडिट एप्लीकेबल है, सिर्फ उसी का बेनिफिट मिलेगा। बाकी 50,000 जो अनपेड है उसके ऊपर हमें लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, रिवर्स करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। अब आते हैं हम सेक्शन 16 के बाकी सेक्शंस के ऊपर। तो 16 सबसेक्शन 3 और 16 सबसेक्शन 4। सबसे पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ये बताते हैं, ये कह रहा है लास्ट डेट, कब तक हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी, आईटीसी क्लेम करने की आखिरी तारीख क्या है? तो इसमें साफ साफ कहा गया कि भाई जिस भी फाइनेंशियल ईयर का वो आईटीसी है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के जो सितंबर मंथ की रिटर्न जाएगी उसकी जो ड्यू डेट होती है, यानी कि सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3 भी जाएगी, उसकी जो ड्यू डेट होती है उस डेट तक हमें आईटीसी क्लेम कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है जो कि मार्च में ख़त्म हो गया। अब मान लेते हैं हमारा लेट से जनवरी 20 का कोई इनवॉइस था जिस पे हमने आईटीसी क्लेम नहीं किया है, तो फाइनेंशियल 19-20 खत्म हो गया। अब अगला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 2021। इसकी सितंबर मंथ की जब रिटर्न जाएगी, कब रिटर्न जाएगी, ड्यू डेट कब होगी सितंबर की?
कुछ टैक्स पेयर के लिए 20 अक्टूबर, किसी के लिए 22 अक्टूबर है, वो जब रिटर्न वाले टॉपिक पर आएंगे तो हम देख लेंगे ड्यू डेट्स। मान लेते हैं 24 अक्टूबर ही ड्यू डेट है, तो 24 अक्टूबर तक हमें वो आईटीसी क्लेम करना है। कैसे क्लेम करना है? जीएसटीआर 3B के टेबल 4 में जो आपको पहले बताया था उसके अंदर हमें क्लेम करना है। या सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर का है, 1920 का है ना, तो 1920 की जब एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, दोनों में से जो पहले वाली डेट होगी, जनरली जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट होती है वो 31 दिसंबर होती है, तो मेजॉरिटी ऑफ द केस में जो ड्यू डेट वो सितंबर मंथ की जो रिटर्न रहेगी उसकी ड्यू डेट ही रहेगी। इस ड्यू डेट से पहले पहले हम आईटीसी क्लेम करना, इसके बाद हम क्लेम नहीं कर सकते, हमें बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। अब 16(3) समझते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझेंगे। सेक्शन 16(3) में क्या कहा गया, एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लेते हैं आपने एक मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए की मशीन थी, उसके ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल था, यानी कि 1,18,000 रुपये हमने पे करे टोटल, ये इनवॉइस वैल्यू है। अब हम जो डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, क्या वो हम इस 1 लाख के ऊपर क्लेम करेंगे या हम इस पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर क्लेम करेंगे? तो इसमें कहा गया हमारे पास ऑप्शन है, इट इज़ ऑप्शनल, कि भाई आप डिसाइड कर लो कि भाई आपको 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है या आपको 1,18,000 यानी कि 18,000 के ऊपर भी क्लेम करना है, जो कि आईटीसी का अमाउंट है। लेकिन अगर आप इस पूरे अमाउंट के ऊपर, जो कि 18,000 है जीएसटी का अमाउंट, इसके ऊपर भी आईटीसी क्लेम करते हो, सॉरी डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप ये 18,000 आईटीसी क्लेम कर लेते हो तो फिर आप पूरे के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे, डेप्रिसिएशन आप सिर्फ इस 1 लाख के ऊपर ही क्लेम कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि आप आईटीसी क्लेम करना भूल गए, जो अभी हमने 16(4) के अंदर देखा, जनवरी का इनवॉइस था, जनवरी 20 का, और आपको याद नहीं रहा या किसी भी वजह से आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सके, और आप अपनी जब रिटर्न फाइल करोगे इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि भाई आप पूरे के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, क्योंकि 18,000 के ऊपर तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते, ड्यू डेट निकल चुकी है, 18,000 तो आप भूल जाओगे, आईटीसी तो क्लेम कर ही नहीं सकते, तो कैसे क्लेम करेंगे? एक काम करो, पूरे के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम, फिर हमें ये ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो इस पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए। हालांकि डेप्रिसिएशन उस ईयर में पूरा नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स में अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन के ऊपर 15% का रेट एप्लीकेबल है, तो उस साल हमें सिर्फ 15% मिलेगा, बाकी फिर 15% अगले साल। तो ऐसे कुछ सालों में जितना भी आईटीसी होगा वो हमें बेनिफिट के तौर पे डेप्रिसिएशन की फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये है सेक्शन 16। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 17, जो कि रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, कब आईटीसी हमें का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। ये सारे जो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स हैं वो सेक्शन 17 के अंदर कवर हैं, जो कि हम आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आई है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कलीग्स को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाऊं या आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।